भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? देखिए इसका अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल पहला 330। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 330 के तहत किए गए हैं। लोकसभा में कितने हैं सदस्य अनुसूचित जाति? 84। अगला आर्टिकल क्या है? 331। ये आपका एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति को मनोनीत करने की शक्ति थी आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में, जो अब समाप्त हो चुका है। कैमा संविधान संशोधन के तहत 104वां संविधान संशोधन। अब एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किए जाएंगे लोकसभा में। बात समझ गए, ये प्रावधान खत्म। अगला आर्टिकल कैमा है? आर्टिकल 332। राज्य की विधानसभाओं में SC ST का आरक्षण का वर्णन आर्टिकल 332 में किया गया है। राज्य की विधानसभाओं में, जो आदमी नहीं जानते होंगे उसको लिख लेंगे, इसीलिए लिख लिया कीजिए। राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 332 में किया गया है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों के विधानसभाओं में या विधानमंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बात समझ गए? क्लियर? जैसे कि आप अभी देखेंगे बिहार राज्य में कितना है? बिहार विधानसभा 243 वो कुल सदस्य। इस 243 कुल सदस्य में 40 सदस्य आरक्षित हैं SC ST। लोकसभा में 40 गो कुल सदस्य है राज्य का, बिहार का, जिसमें 6 गो रिजर्व है। बस क्या? अगला आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 333। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का राज्यपाल की शक्ति। बस समझ गए, एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे। चारों आर्टिकल समझ गए? चलो लिख लिया ना इसको। अगला सवाल है, किसने या किसके राज्य में, ये IS 2019 में UPSC 2019 का ये सवाल है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था? UPSC 2019 का सवाल है। तो कल्याण मंडप की जो रचना का उदय हुआ वो विजयनगर के समय में, विजयनगर साम्राज्य के समय में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्काट 2 भाइयों ने किया था। और इसके समय में जो कृष्णदेव राय थे, वो कृष्णदेव राय बहुत बड़े राजा हुए। आंध्र भोज की उपाधि उन्होंने ग्रहण की थी। लिख लीजिए, आंध्र भोज। और इनके दरबार में, अच्छा ये आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है? हाँ, 8 दक्षिण भारत का था। हाँ, हम्पी कर्नाटक के समय में, कर्नाटक के आसपास के समय में। आंध्र प्रदेश के समय में आंध्र सातवाहन वंश थे, जिसके संस्थापक सिमुक थे। सीसा और पोटीन के सिक्का चलता था उसके समय में, सातवाहन वंश के समय में। क्लियर है? तो 8 तेलुगु साहित्य के जानकार थे। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। लिखते चलिएगा। और इसी को अष्टदिग्गज कहा गया है, अष्टदिग्गज। और इस अष्टदिग्गज में
सबसे बड़ा जो था उसका नाम था पेडन्ना जानकार। इसे संस्कृत भाषा भी आते थे और तेलुगु भी। इसने मनु चरित्र की रचना की थी, मनु चरित्र की रचना पेडन्ना ने। कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव के राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज होते थे जो तेलुगु साहित्य के जानकार थे। क्लियर? इतना लिख लीजिए, पूछेगा आपसे एग्जाम में, क्योंकि विजयनगर से सवाल होता है। क्या रुपया के नोट पर हम्पी है? 20 रुपया के नोट पर। क्या बात है, क्या बात है। सर इसी के समय में जो स्तंभों पर चित्रकारी अंकन करना, बड़े बड़े स्तंभ बनाना विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं। कल्याण मंडप, गोपुरम शिखम, इस तो शिखर था, लेकिन जो शिखर के पीछे शिखर और जो सबसे पीछे उठा हुआ भाग होते थे वही मंडप कहलाते थे, और उसी में भगवान को स्थापित किया था। बात समझ गए? कृष्णदेव राय ने 2 पुस्तक की भी रचना की थी। संस्कृत भाषा में जम्बती कल्याणम और तेलुगु भाषा में अमयुक्त माल्यदम। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदम और संस्कृत भाषा में जम्बती कल्याणम। लिख लीजिए इसको। कृष्णदेव राय की रचना है 2 पुस्तक। अष्टप्रधान किसके दरबार में? इसके अष्टदिग्गज, इसके दरबार में अष्टदिग्गज। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। कंफ्यूज मत करो भाई। दोनों का नाम? एक का नाम है तेलुगु भाषा में अमयुक्त माल्यदम, अमयुक्त माल्यदम, और संस्कृत भाषा में जम्बती कल्याणम। यह रचना कृष्णदेव राय ने किया था। जम्बती कल्याणम लिख लेला। तुम लिखी? कहने लिखी? उसी में लिखो ना, यहीं नोट कर लिया करो। जो इसको घर पर जाके रिवाइज करोगी नोटबुक को, इस सेट को, क्वेश्चन को, क्या यहाँ नोट कर लीजिएगा तो ये कभी भी पढ़िएगा तो आपके ध्यान में आए। उसके लिए आपको कॉपी खोलना पड़ेगा, आप कॉपी पर आधारित रहेंगे। इस जगह खाली है, इसी में नोट कर लीजिए। कोई भी किताब का कोई पॉइंट जैसे समझ में, जैसे पांडुलिपि समझ में नहीं आया आपको, तो जहाँ पांडुलिपि लिखा हुआ है वहीं लिख लीजिए, जगह देख करके, एरो देख करके। पांडुलिपि का मतलब ये हुआ। हस्तलिपि नहीं समझ में आया, अभिलेख समझ में नहीं आया, तो उसको किताबें में लिख लीजिए कि अभिलेख का अर्थ ये होता है। आगे चलिए, तो इसका आंसर होगा विजयनगर। यूपीएससी 2019 का सवाल था ये। मिटा दे इसको, मिटा दे, लिख लिए। वो पीछे डीसी वाला लिखा, अभिषेक बच्चन। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार विभाजन के बाद झारखंड में 14 लोकसभा सीटें चली गई। दूसरा है, बिहार विभाजन के बाद 6 राज्यसभा सीटें झारखंड में चली गई। तीसरा है, बिहार विभाजन के बाद झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें चली गई। और चौथा है, बिहार विभाजन के बाद झारखंड में विधानमंडल की 2 सदनीय व्यवस्था है। देखिए, जिस समय बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुए, नया राज्य बना झारखंड। तो जिस समय बिहार का विभाजन नहीं हुआ था उस समय लोकसभा की सीटें 54 थी बिहार में। बात समझ गए? तो लोकसभा की सीटें 14 चला गया कहाँ? झारखंड में। 40 कहाँ आ गया? बिहार में। ये स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है बिहार विभाजन के बाद झारखंड में
14 लोकसभा सीटें चली गई। दूसरा स्टेटमेंट है बिहार विभाजन के बाद 6 राज्यसभा सीटें झारखंड में चली गई। यह भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि बिहार में 16 गो राज्यसभा की सीट है और झारखंड में 6 राज्यसभा। अब आइए, यह भी स्टेटमेंट सही। तीसरा है बिहार विभाजन के बाद झारखंड में 81 विधानसभा सीटें चली गई। तो 324 गो टोटल विधानसभा का सीट था, इसमें से 81 घटाइए तो कितना आता है? घटाओ ना, आ जाएगा 243। तो टोटल 324 थे, तो 81 उधर चला गया झारखंड में और बिहार में कितना गया? 243। ये तीनों स्टेटमेंट सही है और झारखंड में द्विसदनात्मक व्यवस्था है नहीं, यह गलत है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। लिख लिए इसको, वहीं पे लिख लिए टोटल, ये जो इतना बोर्ड पर हम लिखे थे उतना लिख लिए। लिख लिया? तूरे राहुल रोहित कुमार लिख लिया? हाँ नहीं करना है, सबके कॉपी चेक कर लेंगे अभी। आगे चलिए। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? आप लोग क्या मारे आंसर? सब आदमी कैसीन। दूध का उजला होना कैसीन के कारण, सफ़ेद। और जब दूध उबालेंगे और दूध के ऊपर जो छाली पड़ जाएगा जो पीला रंग का हो जाएगा वो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन पीला हल्का। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन है, लिख लीजिए। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका रासायनिक सूत्र C40H56 होते हैं। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C40 और H56 होते हैं। C40H56 लिख लिए? मिटा दे इसको। लैक्टोज के कारण मीठा होते हैं। दूध पिए आप लोग गाय का? कौन ऐसा नहीं जो नहीं पिया होगा? आगे चलिए। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? यूपी पीसीएस 2017 का सवाल है। मस्तिष्क में सुई चुभाने पर दर्द नहीं होंगे क्योंकि उसमें दर्द ग्रहिकाएं नहीं होती है। लिख लीजिए, मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाएं नहीं होती हैं। मस्तिष्क इसका आंसर होगा बी। सुई चुभाने पर मस्तिष्क के अंगों में दर्द नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दर्द ग्रहिकाएं नहीं होती है। आगे चलिए। बीपीएससी 2018 का सवाल। बीपीएससी 2018 का सवाल। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तापक्रम, इच्छाएं जो भी है आपकी, सब ये आपका हाइपोथैलेमस करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक जस्ट में होते हैं हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप उप सब नियंत्रित वही करता है। आगे चलिए। 7 नंबर सवाल। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कथन ए है। कथन आर, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। सही उत्तर चुने। तो ये बात तो सही है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में क्या है वर्णित किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, पंखा चला दीजिए, पंखा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत चुना जाएगा। वो पर्दा उठा दीजिए, ऊपर पीछे वाला, आवाज़ कम जाएगा। पर्दा उठा दीजिए।
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में इसके निर्वाचन में भाग लेंगे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है? समझ गए? और कैमा संविधान संशोधन? 70वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 92 में किया गया और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। स्टेटमेंट दोनों सही है, लिख लिया इसको? आप लिख लिया रोहित जी? कहाँ यस सर करते हैं, ये बात आप जानते थे तो काहे नहीं लिखे? तो कॉपी में लिखे तो कहाँ लिखिएगा? कहाँ लिखवा? कॉपी में ना लिखवा तो कहाँ लिखवा? हाँ तो ई जो हम लिखे सो लिखे आप बस लिखे हुए हैं पहले से, तो फिर नहीं लिखे हुए हैं। आप ताक रहे हैं उधर बकलोल लेखा, तोरे ऐसा लोग के भोज भात में मजाक उड़ा दे छे। ध्यान दीजिए यहाँ क्या गांव घर के बाबा के भोज भात में 4 गो लड़कियां घेर लेता चारों तरफ से, क्या अब बाबा उसको तारने लगते हैं। हम 3 जनरेशन पहले से गाड़ी वक्त 3 जनरेशन उसको तब तक नहीं छोड़ेगा गांव के लड़का जब तक बाबा अपना कुटिया में न चल जाए। नहीं हम देखते हैं, समूह का हिस्सा नहीं देखते हैं, क्या मतलब है हमको उससे? हम देखते हैं, ये सब गांव में रहते हैं तो गांव का आनंद लेना होगा ना थोड़ा सा। भोज भात खाए निकलता पहले लोग इतना लंबा टॉर्च लेके हाथ में लोटा लेके गर्दन पर गमछा जरूर रख ले रहती है। और टॉर्च भले ही पूरा लाइट यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ क्यों नहीं, लेकिन टॉर्च जरूरी था। चलिए आगे चले। 8वां सवाल है आपका, यूपीएससी 2010 का सवाल है ये। 8वां सवाल, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कथन ए ऑप्शन है, यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। बी सी, यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। और डी, कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। मिटा दे इसको। आइए इसको समझते हैं लूनी नदी को। सब आदमी भारत का नक्शा बना लीजिए। भारत का नक्शा बना लीजिए। क्लियर? भारत का नक्शा। अब इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो लूनी नदी जो है अरावली पर्वत श्रेणी के अजमेर के पास अरावली पर्वत श्रेणी से निकलते हुए लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। कुल 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ देखिए समझिए
ये जो जगह है, इधर देखिए, ये जो जगह है, ये इसको दूसरे मार्कर से बना देते हैं। ये जो जगह है, लाल वाला दिखेगा ही नहीं, बोल लो। ये एरिया जो है, ये है खंबात की खाड़ी। ये जो एरिया है, ये है कच्छ की खाड़ी। और ये जो एरिया है, ये यहाँ, ये कच्छ का रण। खंबात की खाड़ी में जो नदी आके मिलेगी, पहले बना लिया, इसको बना लिया जल्दी से। अरे आप लोग लेट करते, बनाइए ना, इसमें बहुत पॉइंट लिखा देंगे। अभी आप लोग पॉइंट नहीं बनाएंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो, सबसे पुराना सब प्रवास आप बनाइए जल्दी से, लेट करते हैं आप। गांव घर में लेट करने वाले को कहते हैं पिछला रोटी खेले डाला। पिछला रोटी खाया था अमन। अच्छा तू बना लिया, वाह वाह क्या बात है। चलिए, ये खंबात की खाड़ी में जो नदी आकर के गिरेगी, वो एक नदी होगी साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, लिख लिए? हाँ, महानदी नहीं, माही नदी। ये 4 नदी आएगा, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, खंबात की खाड़ी में आके गिरेंगे। और पाकिस्तान वाला जो सिंधु नदी है, वो मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ से मानसरोवर झील से सिंधु नदी, ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और मानसरोवर झील से निकलने वाली सिंधु नदी काराकोरम, ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से होते हुए, एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से होते हुए ये अरब सागर में आकर के गिरती है। और लूनी नदी यहाँ अरावली पर्वत, राजस्थान से निकल करके ये कच्छ के रण में जा कर के समाहित हो जाएगी। अरावली पर्वत से 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है लूनी नदी। अच्छा, ये पर्वतीय है या मौसमी नदी है? पर्वत के बना लिए। प्राचीन नाम इसका लवणवती था, क्योंकि इसके पानी थोड़ा नमकीन थे, इसीलिए। क्या नाम था? लवणवती। सिंधु नदी के सहायक नदी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। आया बात समझ में? हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ था? सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा बसल रहे। आप तो और हमको इतना कंफ्यूज करेंगे कैसे होगा? सब कुछ बता रहे। मिटा दे इसको, मिटा दे। इसका तो दलदली भूमि होगा ना। हाँ, इसका आंसर होगा कच्छ के रण में। लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर के समाहित हो जाती है। इसका आंसर डी होंगे, या कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। डी आंसर, डी आंसर। लूनी नदी कच्छ के रण में की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। मिटा दे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल यूपीएससी 2014 का सवाल है ये।
1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है कि बंगाल का विभाजन क्यों किए गए थे, उसके पीछे मुख्य कारण क्या था, अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए कारण क्या थे। मुख्य कारण था कि वहाँ पे जो उग्रवाद राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा था उसको तोड़ना था। बंगाल के राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने तर्क क्या दिया कि भाई यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, 78 मिलियन जनसंख्या है, हमको प्रशासन चलाने में सुविधा नहीं हो रही है। बात समझ गए? तो 1903 दिसंबर 1903 में इस प्रकार की एक योजना बनाई गई कि हम आने वाले समय में बंगाल का विभाजन कर देंगे। तो बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। अब इस बंगाल विभाजन की घोषणा के फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और यहीं से लोग हिंदू मुस्लिम गंगा जी में नहा करके एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधना शुरू किए, एकता का परिचय दिए। और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सा गीत गाया गया था? बात समझ गए? और बंगाल विभाजन कब लागू कर दिए गए? 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट याद, डेट में से कोई एगो डेट एग्जाम हॉल में जरूर रहेगा, बिहार के एग्जाम में और बीपीएससी के एग्जाम में। बंगाल के विभाजन से सवाल न पूछे। बात समझ गए? तो इस दिन बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। अब ये स्वदेशी आंदोलन उग्र हो गया और आंदोलन इतना उग्र हो गया कि जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी आई तो उनको किस दिन 27 दिसंबर 1911 को, डेट देख लीजिएगा, 27 दिसंबर 1911 को दिल्ली का दरबार सजा और इस दिल्ली के दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसी को नानी को सब बम इसको भी पटक दिया था 10 बजे उसको। किसको? जब पंचमी ना आ रहा था तो उसको एक बार। अरे तुम कंफ्यूज है क्या रहे हो? किंग्स फोर्ट के गाड़ी पर बम पटका था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कनेडी की गाड़ी पर बम गिर गए थे, 2 महिला की मृत्यु हो गई थी। समझ गए? तो जॉर्ज पंचम जब आया तो दिल्ली दरबार लगे। कुछ मैं और पॉइंट बता देता हूँ आपको भारत के बारे में। तो इसको जो मुकुट पहनाया गया उसमें 6170 को हीरा लगा हुआ था। 6170 लगभग 965 ग्राम का मुकुट पहनाया गया था। सोचिए कितना हीरा जवाहरात सोना चांदी से हमारा देश भरा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। फिर भारत की राजधानी कहाँ आ गई? कलकत्ता से नई दिल्ली। नई दिल्ली की सीधे दिल्ली, नई दिल्ली तो बाद में न बनेगा। चलिए, तिलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तिलबुल परियोजना झेलम नदी पर। आगे चले 11 नंबर सवाल। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो आप ये बात याद रख लीजिए, देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र जापान और ताइवान के सहयोग से पानीपत हरियाणा में लगाए गए हैं। लिख लीजिएगा वहीं पर। इसमें जो सहयोग किया है वो जापान और ताइवान के सहयोग से। संबंधित जो बताते हैं नदी और उसके परियोजना से संबंधित, तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें भी परियोजना का एक कुछ बताते चले आए, 2-4 वैसे क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलिए अगले सवाल पर। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। ओसनिक नेशनल पार्क जो समुद्र का पहला पार्क है, समुद्र के बगल में स्थित है। 1982 में इसे स्थापित किया था कच्छ में। लिख लीजिए, यह देश का पहला 1982 में समुद्री पार्क है कच्छ में। 1982 में स्थापित किए गए थे।
बना लिए, लिख लिए। आपका है रोहित जी, कलम नहीं चलता है आपका? कब कब कौन साल? उसमें से देख के आप लेट कर जाते हैं आने में। आप 7 बजे आइए, बस नहीं मिलता है, बस छूट जाता है। तुम सब अच्छे लाल के जिलेबी खाने के चक्कर में रहेगा तो बस तो छूटबे ना करेगा। इसके गांव में वो ऐसा व्यक्ति है जो अपना क्रियाक्रम करवा लिया है, पूछ लीजिए। होता है आप भोज उसका लिया, अपना मंदिर बनाए हुए है। अब पहला जिलेबी लिट्टी अपना मंदिर में अपना नाम पर अपना फोटो पर चढ़ाता है, और उसके बाद वो लिट्टी समोसा का दुकान खोलता है, बेचता है। कौन चौक पर है रे? सोनवर्षा चौक पर। धाम के बगल में। चलिए, भारत की 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है वाराणसी से नई दिल्ली। यह भारत में पूर्णतः निर्मित एवं डिजाइन की गई बिना इंजन का ट्रेन है। ये इसमें इंजन नहीं है। कौन से ईयर में ये? 2019 फरवरी 2019 में ये चला था। किसी पुस्तक में 15 जनवरी 2019 देगा इसका चलने का डेट, और किसी पुस्तक में 22 फरवरी 2019 देगा। मोदी जो झंडे दिखाए थे, हाँ, इसका नाम ट्रेन 18 भी है। मात्र 18 महीना में ये बनाया गया है और भारत में ही बना है, भारत में ही डिजाइन किया गया है। बात समझिए, मात्र 18 महीना में। इस ट्रेन में इंजन नहीं है, इंजन रहित ट्रेन है ये। अब तो जाके देखना होगा, जाके देखना ही होगा ना कैसे। जाके देखो, क्या पता क्या है डिजाइन किया गया। ट्रेन 18 है, 18 महीना में मात्र बनाया गया। यह भारत का पहला इंजन रहित और डिजाइन किया गया ट्रेन, जो वाराणसी से नई दिल्ली की ओर चलती है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वंदे भारत भी इसका नाम है। चलिए, 14 नंबर सवाल। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? भारत की नदियों में मध्य प्रदेश के धार जिला से निकलने वाली विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली यह नदी माही नदी है। लिख लीजिए, मध्य प्रदेश के धार जिला विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी माही नदी निकलती है। माही नदी निकलती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इधर से चलते हैं तो पहला होगा गुजरात, उसके बाद होगा राजस्थान, उसका होगा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा आएगा उसके बाद। क्या बात करते हैं, पूरा बोलने भी तो दीजिए। त्रिपुरा, मात्र अगरतला जो राजधानी है त्रिपुरा से 50 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश की सीमा लगती है। सोच लीजिए कितना नज़दीक है त्रिपुरा और मिजोरम। लिखा लिखा 8 राज्यों से सवाल आएगा। कोई शॉर्टकट फोटकट ना, और कोई अथी उथी ना। वो जो गमछा झाड़ दिया, गमछा पहन लिया, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ कोई ट्रिक फिरिक नहीं। कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। हमको कैसे याद है? जब हमको याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है।
आप ट्रिक खोज रहे हैं इसमें, हाँ हो गया ना, गमछा झाड़ दिया। गमछा झाड़ दिया किस पर है? मित्र पर गमछा झाड़ दिया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार में याद होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छे से देख लिया। एक बार नक्शा को देखिए और अपने से भारत का आज नक्शा बनाइए, मैप, और यहाँ से सीधे वो कर दीजिए, एकदम क्रम में आपको याद आ जाएगा। तब नक्शा खरीदब, पैसा फंसेब तब 20 रुपया के नक्शा आबै छै, 20 रुपया के डेली तू सब चप चिवड़ा खा ले जाके। आ चौक चूड़ा बोल रहे हैं, चौक चूड़ा है तब हम। तू शकल देखने से लग रहा है, शकल देखने से लग रहा है कि खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे। नहीं खाया साला। ऐसा मानने ही वाली बात नहीं। बिहार के लड़कियां ना खाए, बिहार का राजकीय वो है, जितना बेचारा उस चौप चिवड़ा खिलाने से नहीं डरता है, उतना तो प्याज और मिर्चाई से डरता है, कितना मांग लेगा। है कि नहीं? उसको डर बनल रहता है कि और आप मांगेंगे प्याज 4 बार तो ये लेके आएगा 1 बार। आगे चलिए, अगला सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 15 नंबर सवाल, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, देहरादून इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में से मनाया जाता है। तो बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव हाँ, बांग्ला उत्सव मेघालय राज्य में। ये क्या होता है? बांग्ला मतलब होता है 100 ढोल। जब नवंबर के महीना में फसल कटाई के बाद सूर्य की पूजा इसी उत्सव के तहत किया जाता है, बांग्ला उत्सव। इसमें 100 ढोल लेकर के लोग ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं और एक क्रम में नाचते रहते हैं। बात समझ गए? इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे 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 करके। ट्रेन चलती है। न जानते हैं ट्रेन चलती है कि नहीं, आप इस पर आइए ना पहले। समझ गए? 100 ढोल वो और बांसुरी बजाया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है। बांग्ला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल 17 नंबर। हींग प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से। हींग प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से। आगे चलिए, 18 नंबर सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? तो 2 राज्य है भारत का जिसमें अनुसूचित जाति नहीं है। एक है नागालैंड और एक है अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन देख करके। तो यहाँ तक रिजर्वेशन का क्या होगा? नहीं होंगे तो नहीं होगा। क्लियर है? SC अनुसूचित जाति नहीं होते हैं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। होगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका एरिया भी रिजर्व होता है। पत्थलगिरी आंदोलन चले थे। हाँ, आगे चलिए, 19 नंबर सवाल। नीली क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है। तो नीली मतलब क्या? पानी। पानी में क्या? मछली। तो नीली क्रांति मछली से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए जो है, खदान उत्पादन हरित क्रांति से। लिख लीजिए वहाँ, खदान उत्पादन हरित क्रांति से। बी ऑप्शन है, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से। पीली क्रांति से, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से। और डी नंबर ऑप्शन जो है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, जो अपने बिहार बिल्कुल। बना लिए? क्या को सही हुआ?
अपना अपना नंबर उस पर लिख लीजिए।